बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में दो बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों अपने अपने शोबे के माहिर हैं और दोनों का ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी यूथ से है। नौजवान जनाब ख़ास तौर पे इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं। पहले जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ तो ख़ास मेरे कबीले से है और मेरे कबीले की उस शाख से है जो अपनी बात मिज़ाह के ज़रिए बयान करते हैं। और हमारे शोबे में लोग कई तरीक़े से नाम पाते हैं। यकीनन उसमें अल्लाह की रहमत का सबसे पहले दखल होता है, फिर उनकी मेहनत का और रियाज़त का। कुछ लोगों को जल्दी मकाम अता हो जाता है, कुछ लोगों को देर से मकाम अता होता है, कुछ लोगों को सच्ची बात यह है कि अपनी इस दुनिया से चले जाने के बाद वो मकाम अता होता है जिसके वो हकदार होते हैं। और बाज़ खुशकिस्मत ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में हम कहते हैं कि भाई वो आए, उन्होंने देखा और वो छा गए। तो ये जो मेरे दोस्त हैं मिज़ाह के मैदान के खिलाड़ी हैं और ये ऐसे ही हैं कि आए और देखा और छा गए। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही उम्दा शायर, मज़ाहिया शायर अहमद सईद साहब। वेलकम टू द शो अहमद सईद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपने वक्त निकाला, आप किसी लाए, थैंक यू सो मच। मेरी ख्वाहिश भी थी और ख़ास तौर पे ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुरानी यादें और नई सारी ताज़ा हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम पहले अपनी दूसरी मेहमान की तरफ बढ़ें, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो दूसरी जो हमारी मेहमान है भाई वो भी हमारी कोलीग हैं और हम दोनों एक ही इदारे में काम करते हैं। हमारा जो चैनल है लाहौर रंग, उसकी मॉर्निंग शो की होस्ट हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है और ये पढ़ती चली जा रही हैं और बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। एक ख़ास तरह की मतानत, एक ख़ास तरह की संजीदगी है इनकी शख्सियत में, इनकी गुफ्तगू में, जो कि इनके शो में भी नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा मलिक साहिबा। वेलकम टू द शो इकरा। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए और हमारी सादत है कि हम आपके साथ सीट शेयर कर रहे हैं। पहले तो मैं बहुत नर्वस थी आने के लिए कि आपके साथ बैठकर बात करना उस तरह से, और आपको मैं ये नहीं कहूँगी मैं बचपन से देख रही हूँ क्योंकि वो बात ज़रा कहीं और चली जाएगी, लेकिन शौक़ बहुत था। और एक मुझे लगता है आपकी एक मैनिफेस्टेशन होती है जो उम्र के किसी भी हिस्से में पूरी हो सकती है। तो आपके साथ बैठकर बात करना, मुझे लगता है मेरी वो मैनिफेस्टेशन जो है वो आज पूरी हुई है। नहीं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बहुत खुशी का मकाम है और मैं भी बड़ा घबराया हुआ हूँ कि भाई इतनी पढ़ी लिखी खातून जो हैं वो पढ़ती चली जा रही हैं, जो उनको कैसे सब पढ़ लेते हैं, ऐसी तो कोई खास नहीं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था पीएचडी करने का। नहीं बोलिए तो लगे रमजान शो दोबारा शुरू हो गया। हाँ, वो दुपट्टे से भी थोड़ा फीलिंग आती है ना कि वो हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो अहमद साहब, आप फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है? जी बिल्कुल। तो ये जो विट है, शरारत है, ये खास फैसलाबाद की देन है? इसमें दो राय नहीं है कि एक तो शहर फैसलाबाद और दूसरे मेरे वालिद साहब। अच्छा, वालिद साहब पूरे खानदान में बड़ा मशहूर थे। विटी बात इस तरह की कोई पंच लाइन जो है तो सब खानदान ये जैसे ईद गुजरी अभी, तो वो ईद के दिनों में उनके पास इकट्ठे हमारे घर में होते थे और वो इसीलिए होते थे कि उनको पता होता था कि डॉक्टर सईद उनका नाम था। तो वो उन जाहिर बात है कि महवर वही इंसान होता है जिसके पास ऐसी बातें, ऐसी खूबसूरत जिसकी कंपनी में लोग खुश रहें, एंजॉय करें। वो मैंने वालिद साहब से भी बहुत कुछ सीखा है। वाह वाह, कोई खास बात, वो खास जुमला, ऐसी बात जो वालिद साहब की यही विट की, अच्छा, वो शरारत की जिंदगी आप शेयर करें। शरारत तो नहीं थी, शरारत ही होती नहीं, वो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो बड़ा यादगार बन गया। मेरे दोस्त आए हुए थे, जितने मेरे दोस्त होते थे मेरे वालिद साहब भी उनको दोस्त बना लेते थे। ठीक है। और बना के लेते थे, वो खुद दोस्त मेरे बन जाते थे उनके। तो वो इसी तरह दोस्त आए हुए थे, अब्बा जी भी बैठे हुए थे। तो अब्बा जी ने ना मुझे, उनको शौकीन थे वो शुगर के, कभी मीठे के,
तो उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी से 1 चम्मच चीनी का ले आओ। अच्छा। तो मैं जल्दी में गया, तो मैं अब 2 डब्बे पड़े थे, एक चीनी का और एक नमक का। तो आपको पता है कई दफ़ा वो नमक और चीनी का वो पता नहीं चलता, पता नहीं लगता। हाँ। तो मैंने वो जल्दी में मैंने वो नमक जो है उसका चम्मच वो मैं ले गया और उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में, तो मैंने पूरा का पूरा चम्मच अब वो दोस्त भी बैठे हुए हैं, अब मुझे वो चिड़क भी नहीं सकते। हाँ। तो वो नमक है। बड़े अच्छे अबू थे हमारे, होते तो वहीं पे शुरू हो जाते। अच्छा, इन्होंने अद्धी गल दसी। अच्छा। इन्होंने जो अबू ਨੂੰ नमक ਖਵਾਇਆ ना, दोस्तों की जान तो बाद अबू ने फिर 2 चम्मच इन्होंने खुआया और फिर लगाया भी होगा नमक वहीं पे। बहुत अच्छे। ये मुख्तलिफ तरह से मिजाज जो है वो लोगों ने अपने अपने स्टाइल में, मगर आपका तो ये बहुत गालिब नजर आता है और बहुत ही आला आप मिसरा लगाते हैं। तो ये शुरू से था आपके मिजाज का हिस्सा, या आपको लगा कि अच्छा यार अब ये मेरा स्टाइल बनता जा रहा है तो मैं इस पे और ज्यादा मेहनत करूं, इसको अपना शुरू में तो खास उसलूब बना लूं इसको? जी वैसे अब मुझे नहीं पता था, 1-2 पैरोडीज मैंने की शुरू आगाज में अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, लेकिन खास तौर पर जब मैंने उर्दू पढ़ाना शुरू की ना, अच्छा, तो वो आपको पता है 9th 10th और फर्स्ट ईयर में वो गजलियात हैं, जी, 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 जी। गजलें हैं जिसमें मीर साहब की भी गजल है, गालिब साहब की गजल है, जो हमें कभी समझ नहीं आई। अच्छा, वो जब मैं बच्चों को जिस दिन पढ़ाता था और उसकी तशरीह करवाता था, अगले दिन कोई ना कोई गजल बनी होती थी। अच्छा, यूं है। यूं हुआ ये सिलसिला ज्यादा। और वो जब मैंने सुनाई अपने जो दोस्त अहबाब थे, जो उस्ताद साथ पढ़ाते थे, तो उनको बड़ा और उसमें मजा आया। तो वो जाहिर बात है जब आपको अप्रिसिएशन मिले तो आप उसकी तरफ और ज्यादा तवज्जो करते हैं। बल्कि आपकी तरफ से भी एक दफा एक मुशायरे में मैं था, तो आपने वो बार बार मेरे से एक गजल नहीं, मैं तो बड़ा आपका मद्दा हूँ जी, एडमायरर हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मिसरा लगाते हैं आप। और उस जो आप मिसरा लगाते हैं ना, उसके अंदर वही क्लासिकी अंग होता है। ये खूबसूरत बात है ना कि अगर आप क्लासिकी गज़ल को उठाते हैं असातिज़ा की उसकी, तो जो उसके ऊपर मिसरा लगा होता है वो भी उसी अंग का और उसी उसका, जैसे मीर का भी ये चला था आपका कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब क्या अपनी बेगम के सब हंसी हुए। क्या बात है। कोई उस जमाने की चीज जो आपने मुशायरों में ना शेयर की हो, बहैसियत उस्ताद जो बच्चों को पढ़ाते हुए कोई तकलीफ हुई हो, कोई याद? बिल्कुल मुझे याद है, और मेरा ख्याल है कि शायद बहुत कम मुशायरों में, 1-2 मुशायरों में वो पढ़ी। गालिब साहब की वो गज़ल है, मुझसे कहती है ये वफा क्या है। मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों से हुआ क्या है। बहुत अच्छे। मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों उसे हुआ क्या है। और शादी महंगा तो खेल है लेकिन, शादी महंगा तो खेल है लेकिन, मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। शादी महंगा तो खेल है लेकिन, मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। और अब वो जूता उठाए फिरती है, अब वो जूता उठाए फिरती है, कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। बहुत अच्छे, आप बता दें मुद्दा क्या है, क्यों उठाए फिरती है। इकरा, आप कैसे आई इस शोबे में? सर गाड़ी भी आई। सर एक्चुअली मैं शोबे में, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हादसातन आई हूँ। मुझे बहुत शौक था और बोलने का बहुत शौक था बचपन से। तो मुझे लगता था कि माइक पकड़ कर मैं भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज कर सकती हूँ। तो शीशे में खड़े होकर बात करना, अपने आप को स्टाइल करना, जैसे बचपन में सारी बच्चियां करती हैं, छोटी सी एज में दुपट्टा लेकर अपने आप को स्टाइलिंग में लेकर आना और देखना फिर न्यूज़ कास्टर्स को। और फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठ कर ना सर जियो बहुत मैंने देखा था। अच्छा। नाम ले सकते हैं हम? हाँ, मैंने बहुत बैठकर उनके साथ देखा। फिर वो मुझे नाम बताते थे कि सियासतदान का ये नाम है, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे मेरे वालिद साहब की। तो उनसे बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली कि वहाँ बैठकर सब जब खबरें पढ़ रही होती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। फिर उसके बाद मेरा इस फील्ड में एज ए न्यूज़ कास्टर ही मैं आई थी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस किया, फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने और कुछ अपॉर्चुनिटीज दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इस जगह पे फिर मैं आती गई। तो आपको यानी कि टेलीविजन पे आना पसंद था, अच्छी बात जी, है, मगर आप ये जो जरिया है जर्नलिज्म वाला, इसको पसंद करती थी? इसको बाद होता है ना, आदमी सोचता है अच्छा भी मैं अदाकारी कर लूँ, कुछ ड्रामाज में चले जाऊँ, वो नहीं कभी रहा। नहीं, वो मुझे मेरे घर वालों का पता था ना, तो मुझे था कि मैं जरा संभल कर चलती हूँ, यहाँ पे आ जाऊँ एक बार, फिर मैं अदाकारी में भी चले जाऊँगी। अच्छा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं सूटेबल हूँ, मुझे यही करना चाहिए। अब अगर कोई ऑफर आ जाए? अभी कुछ नहीं कह सकती किसी चीज के बारे में, लेकिन नहीं शायद। अच्छा, नहीं शायद, मगर एक ऑप्शन आपने, एक दरवाजा खुला रखा है। हाँ, मुझे है ना कि हर किसी चीज के लिए हमें इम्पॉसिबल नहीं कहना चाहिए ना, तो उसको रखना चाहिए हमें अपॉर्चुनिटी में। वाह।
और ये कैसा तजुर्बा है मॉर्निंग शो का? बड़ा अर्ली उठना पड़ता है, फिर तैयार होना पड़ता है, बिल्कुल और ठीक फिर है। मॉर्निंग शो का एक अपना मिजाज होता है। आपका शो भी बिल्कुल उसी मिजाज का है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है? नहीं, बिल्कुल इस तरह से है, सुबह जागना पड़ता है। और मुझे लगता है, मुझे बद्दुआ थी मेरे घर वालों की कि शायद तुम्हें कोई ऐसा काम मिले जो तुम्हें सुबह जगा के रखे, तो वो काम मुझे मिला है कि सुबह फजर में जागना, फिर प्रोग्राम के लिए तैयार होना, फिर इस तरह से ये तो दुआ हुई, हाँ, बद्दुआ वो तो ठीक है, लेकिन एक टाइम तक हमने छोड़ दिया हुआ था 12 बजे उठना, ये सारी रूटीन जो है ना वही सेटल हो तो आपको तो गई। बहुत फायदा हुआ होगा इसका? अब आकर लगता है फायदा हुआ है। जब स्टार्टिंग में हुआ था तो फिर लगता था कि इतनी जल्दी सुबह कौन जागे ना, जागते हैं आप में से कोई 7 बजे कौन उठता है? मैं जागा होता हूँ उस वक्त, या आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रूटीन सेट हो गई है। तो अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से नवाजा है, क्योंकि एक टाइम सेंटर में ऐसा आ गया था कि 2 साल के लिए मैंने काम जो है बिल्कुल स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। उसकी वजह? मैं फील्ड से आउट इसलिए हो गई थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो काफ़ी बीमार हो गए थे, और उससे पहले मुझे लगा कि काम नहीं करना चाहिए। फिर उनकी जब वफ़ात हो गई उसके बाद का जो अरसा था, तो मुझे लगता है कि आपको घर से बाहर निकलने भी ना ऐसे फील होता है कि शायद कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पीछे है नहीं, सपोर्ट नहीं कर सकेगा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब दोबारा से आना चाहिए। फिर जब दोबारा आई तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़े अच्छे से एक चांस दिया, तो मैंने क्राइम शो से फिर दोबारा से एंट्री ली थी। हाँ जी, क्राइम शो में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, मुझे लगता था मैं कर नहीं सकूंगी। तो वहाँ पे छापे मारना, वहाँ पे लोगों से बात करना, और कहा कि आपने बहुत गुस्से से बात करनी है, तो मुझे गुस्सा करना सिखाया जाता था। लहजे की टोन जो है ना वो यहाँ रखकर बात करनी है, ऐसे बात करनी है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम था। रिक्वायरमेंट है ना, क्राइम शो हर आप चीज कर की रहे अपनी हैं रिक्वायरमेंट है। तो फिर वो भी टाइम जो है वो गुजारा, फिर अल्लाह पाक ने ये भी टाइम दिया है, तो जो वक्त गुजर रहा है वही बेहतरीन है, यही समझना चाहिए मुझे लगता है। तो क्राइम शो जो आप करती थी वो स्टूडियो से करती थी या आप? नहीं, आउटडोर। अच्छा, छापा मारने जाती थी ना, तो फिर वहाँ पे इस तरह से बहुत सारी चीजें, तो ये अच्छा। हाँ। चलिए मैं ज़रा अहमद साहब की तरफ बढ़ता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। तो ज़रा क्राइम शो का जो आपका तजुर्बा रहा, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि आगे से तो किसी भी तरह से रिएक्शन आ सकता है, आता भी होगा, आया भी होगा, उस पर हम ज़रा आपसे कुछ जानना चाहेंगे। लेकिन मेरे ज़हन में प्लीज 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 आई कि शुरू के जो आपके प्रोग्राम दोनों बेचैन हैं एक दूसरे से सवाल करने में। करे आगाज में तो ऐसे होता है ना, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अपने अंदर गुस्सा लाना पड़ा, तो ऐसा कहीं वो आप गुस्से से बोली हो तो उनकी हंसी निकल गई हो आगे से। आप नहीं, वो तो क्राइम छापा मारने जाती थी, वहां हंसी क्यों निकलेगी? नहीं, इनकी नहीं, हाँ, वो अपना गुस्सा दिखाते हुए, वो हंस के तो दिखाता है मुझे जरा। क्योंकि आगाज में वो ये होता है ना कि उनको लगी ना कि ये गुस्से में है। नहीं, ये तो छापा मारने जाती थी ना। नहीं, हम पंजाब लाहौर से हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बैठकर यहाँ पे शाइस्तगी से बात कर रही हूँ तो अगर मैं घर में अम्मी से फोन पे बात कर रही हूँ तो वो शाइस्तगी बरकरार रहेगी। ये तो है, बाहर बात करते हुए तो फिर पंजाबी जरी निकल खुद ही निकल आती है। उनका मतलब है कि साढ़े पंजाबियों को गुस्सा पहले तो आता। अच्छा अहमद, ये बताइए कि अभी पंजाबी का जिक्र हुआ तो पंजाबी में कुछ लिखा? जी, बहुत सारा लिखा पंजाबी में कि शादी भी हुन कर कर लांगे, शादी भी हुन कर कर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे, वाह वाह, और जे वो थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे, जे वो थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे, ओदे ते जे गुस्सा आया अपने मुंह ते तार तुर लांगे। बीवी ने जे थापा चुके जिमें कहोगे कर कर लांगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है अहमद सईद साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इकरा मलिक साहिबा। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। लेकिन वसीम भाई, उससे पहले मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जनाब। सर आपने शादी कर ली? मुझसे पूछिए। हाँ, इन्हीं से पूछिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है। अब बिल्कुल शादी तो हो गई है। शादी हर एक होनी होती है। नहीं, होनी तो होती है। मेरे की देख रहे मेरे ना हुई थी। अल्लाह माफी करे, जितने होनी थी होती हुई। मेरा ख्याल है सोच रहे कोई और ना सुन ले। तो सही शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज? हम दसो जी। नहीं, मोहब्बत की थी। जिस किस्म की शायरी आप करते हैं ये मियाँ और बीवी के ताल्लुक पे, तो उससे क्या तासुर कायम होता है, क्या ख्याल है? मोहब्बत की लगती है कि पैरों से फिर फट फुट लांगे तो मोहब्बत ही, और क्या।
इनसे ज़्यादा मोहब्बत की होता है। तो ये जो आपने कहा कि पैरों दे फिर फड़ फुड़ लांगे, ये ऐसी कह दिया या हकीकत से भी कोई ताल्लुक है इसका? किसी हद तक तो है। किसी हद तक, वैसे किस हद तक है? इन्नी हद तक रहना चाहो तो अच्छा जी, और क्या पूछना चाह रही थी आप? मैं इकरा से भी ये पूछना चाहूंगी, इकरा आपने शादी कर ली है? नहीं रिदा, अभी बिल्कुल भी नहीं की है। तो क्या इरादा है कि आप ये भी कह सकती नहीं कि बिल्कुल भी नहीं। सर मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दिखाए जी, और आपको ऐसे ही ताबेदार शौहर मिले जैसे जिसका जिक्र अहमद सईद साहब कहते बस हैं। ऐसी पोएट्री ना करते हो। क्या बसीशा की सुना सकते हैं हमें, वो अच्छी होगी। ये सब हमारे बचपन की मुझे लगता है यादें हैं जो आपने अभी से ताज़ा करवाई हैं। तो क्या याद आता है भैया इकरा को? सर मैं यहाँ से मोबाइल फ़ोन जो है मुझे नज़र आ रहा है, मैं वो पिक करना चाहूँगी। और मुझे याद है कि ये मॉडल हम सबके पास मौजूद होगा और हम सब ने इसके साथ कहीं ना कहीं गेम्स खेली होंगी और कहीं ना कहीं बात की होगी। तो ये इस फ़ोन के साथ हम सब की एक यादें कुछ इस तरह से है कि जब भी मैं अपने वालिद साहब से ऐसे गुफ्तगू कर रही होती थी, जब मैंने बताया कि हम टीवी देख रहे होते थे, तो इस मोबाइल फ़ोन को जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फ़ोन यहाँ रख कर ना मैसेज टाइप कर लेती थी। तो पता ही नहीं चलता था, या कभी दुपट्टे के नीचे रख के मैसेज टाइप कर लेना, और रात को जब कभी सबने सो जाना तो इसकी टक टक की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं कुशन के नीचे फ़ोन रखकर और ऊपर कुशन रखकर मैसेज टाइप करती थी ताकि किसी को आवाज़ ना आए। लेकिन मेरा भाई पकड़ लेता था क्योंकि वो भी सेम काम करता था। तो इसके साथ मेरी वो याद है। और एक फ़ोन जो है इस तरह का मैंने भी अपने घर वो रखा हुआ है अपनी याद के तौर पर। कभी ऐसा हुआ कि भाई ने कुशन पे हाथ रख के कहा कुशन नहीं होता, आप लगी रहो? फोन पे सर आपने तो लिखा था ना? मैंने आप ही बोली थी वो कल हमेशा की लास्ट कॉल उसका नाम था। अच्छा। मगर अभी हाल ही में एक हुआ, शायद आप लुत्फ लें उसका। फकत बरून नहीं हश्र हो दरून में भी। वाह वाह, बहुत अच्छा। फकत बरून नहीं हश्र हो दरून में भी, मिलेंगी फिर तुम्हें सरशारियां जुनून में भी। वाह वाह। और नए, शुक्रिया, नए जमाने के हैं लोग रंजिशें बातें। नए जमाने के हैं लोग रंजिशें बातें, ये अपने दिल में भी रखते हैं अपने फोन में। और जनाब अहमद सईद साहब, योर टर्न सर। भाई वाह, ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं उसी एक की चुकनी। मैं ये हाँ यार, ये वाकई आपने बड़ी यूनिक चीज उठाई है। मैं चलाऊंगा अभी इसका। कम हमारे ये तो चलती भी है। भाई इससे ये मुझे अपनी वालदा मेरी जो है ना, बचपन में वो स्वेटर हमारे सर्दियों में सिया करती थी। बल्कि कोई मतलब वो कपड़े तो हम बाहर से सिलाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें रह जाती ना, कभी बटन टूट गया या इस तरह की कोई चीज हो जाती थी इवन, तो वो सारी चीजें इस पर वो करती थी। तो सादा आदमी ने बटन टूटे दे तो नहीं होता, वो हाथ ना होता। नहीं वो इसके साथ ही होता था ना, इसमें सुई धागा वो इसमें जगह होती थी, मतलब हर चीज उसमें वो मौजूद। मतलब आपको अपनी माँ याद आ गई? हाँ जी, उससे। तो बल्कि एक छोटी सी नज्म भी मैं सुना दूं वालदा के हवाले। जरूर जरूर जरूर। जो गिरकर मैं संभलता हूँ मुझे महसूस होता है। वाह वाह। जो गिरकर मैं संभलता हूँ मुझे महसूस होता है कि मेरी माँ कभी मुझसे बहुत राजी हुई होगी। बेशक। मुझे अहमद आपकी बात से याद आ गया कि माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया। वाह वाह। माँ दूर थी मगर मुझे गिरने नहीं दिया। उसकी दुआओं ने लिए रखा है सार में। वाह वाह। वही बिल्कुल आप वाली बात है, मगर आपने अपने तरीके से कही है। तो हर शख्स के देखने का अंदाज होता है। तो माँ को गया हाँ, ट्रिब्यूट तो माँ को। बल्कि मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, वो एक मेरी नज्म है जो कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे बल्कि बहुत खुशी होती है कि लोग बातों का कंगन से भी ज़्यादा, दीगर नज़मों से भी ज़्यादा उसकी फरमाइश करते हैं। माँ के नाम वो नज़्म है ना, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम बड़ी मेरी माँ मेरा सारा मकाम। क्या कहने। मैं अब जब पढ़ता हूँ मुशायरों में इकरा और अहमद साहब, तो अब मुझे एहसास होता है और मैं यही बात कहता हूँ कि मैंने अपनी वालदा के लिए लिखी थी जब मैं 15-16 साल का था। अब जब मैं
50 क्रॉस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अब मुझे लगता है कि ये जो नज़्म है ये मदरहुड को ट्रिब्यूट है, ये औरत को ट्रिब्यूट है। वाह वाह, बहुत अच्छी। कामयाबियाँ इज्जत के नाम तुमसे है, वाह ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे। तो मैं समझता हूँ कि माँ को तो है ही है, ये सिर्फ औरत ज़ात को भी ट्रिब्यूट है। बहुत बड़ी बात। औरत के लिए बहुत सारी है। सर रिसेंटली आप भी एक ट्रॉमा से गुजरे हैं अपनी वालिदा के हवाले से, जी। और जिस तरह से आपने उनको उस उम्र में, उस दौर में इनको ट्रिब्यूट पेश किया, तो ऑब्वियसली आपकी परवरिश और जो उन्होंने आपकी तरबियत की है वो शो करती है। तो हम भी उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने खूबसूरत इंसान को जन्म दिया और जो अभी तक नस्ल लेकर चल रहे हैं, और जैसे आप अपनी रूटेड के साथ इतना टच है, तो मुझे लगता है वो उन्हीं की तरबियत है। अहमद साहब, मैं वसी भाई एक अब आपसे माजरत के साथ, जब हम कहते हैं ना किसी शायर को माजरत के साथ, तो मैं इकरा को बता रहा हूँ और बाकी दोस्तों को, ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੀ गजल ਤੇ हथ पाता है। तो उनकी गज़ल की पैरोडी जो है तो वो इजाज़त लेनी होती है कि इनकी बड़ी मशहूर गज़ल है, मेरी भी पसंदीदा है, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी जाती है तो वहाँ ये गज़ल बहुत मशहूर हुई। वसी भाई इजाज़त था। प्लीज। आँखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, वाह वाह, आँखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, घर से ही मेरे सास और साली नहीं जाती, बाइक पे मेरी आके वो नाजुक सी जो बैठे, बाइक वो जरा मुझसे संभाली नहीं जाती, हर मैच में छक्के वो हमें मार रहे हैं और हमसे कोई गेंद उछाली नहीं जाती, बहुत अच्छे। वो रोज ही कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ, अच्छा, उसकी तो कोई बात भी टाली नहीं नहीं जाती, जाती। वाह वाह, वो रोज ही कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ। ये बात साली की हो रही है, नहीं नहीं, घर वाली की हो रही है, घर वाली की भी हो सकती है, महबूब की भी हो सकती है, उसकी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती, ये होंठ ये रुखसार मुझे सौंप दो क्योंकि वाह, तुमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। वाह 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 वाह। जो मैंने जो कहा था वो था कि आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली। जागीर कितना, आपने क्या अच्छा पैसा लगाया, क्या है? ये होंठ ये रुखसार मुझे सौंप दो क्यों, वाह वाह वाह, तुमसे तो ये जागीर संभाली। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे बाद वापस आते हैं। तो बहुत ही शानदार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अगले बदले में, आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और साहब क्या है प्रोग्राम किस बारे में? सर इकरा, हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त, पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी आज पब्लिक आप लोगों से क्या जानना चाहती है। अच्छा कैमरामैन रोला पाड़ना कि लेंस चेंज करो, त्रीदार की अपनी अखां ते चेंज करने चली जाती वो कह रहा होता नहीं 88 का लगना है अभी। जी इकरा साहिबा, आप पंजाबी बहुत अच्छे बोलती हैं, मुझे पंजाबी में कोई गाना सुना दें या फिर कोई खड़ियाँ खड़ियाँ सुना दें। तो एक पंजाबी शेर है सर, वो सुनाना चाहूंगी मैं। दो शायर बैठे हुए हैं, जैसा भी हो कबूल किया जाए। सुनिया सी करोड़ दा, सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, राह पिया ते 100 दा, वाह पिया ते कख दा। ऐसे ही सुना दिया या इसका कुछ तजुर्बा है ये जाती आपका? बिल्कुल ऐसे ही है, जिंदगी का तजुर्बा भी यही है। बहुत सारे लोग हमें लगता है कि वो अपनी बहुत बेहतरीन लाइफ जो है वो जी रहे हैं, या उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, फिर जैसे जैसे आप उनके करीब जाते जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो फिर समझ आती है तो एक खोखला सा इंसान है। कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे, कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे, तेरे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी। जी अहमद सईद साहब, कभी ऐसा हुआ है आपने किसी शेर की पैरोडी की हो और लोग आपके पीछे पड़ गए हों कि हमें इसकी रियलिटी बताएं, ये तो बताएं ज़रा मुझे। गुड वन। कभी ऐसा हुआ? नहीं, मोहब्बत कर रहे हैं, खुश होते हैं। हमारी रिवायत नहीं है, सभी फराज साहब की भी जब बहुत सारी पैरोडीज होती थी और लोग कहते खुश होते थे, और फिर ये कि अच्छा काम हुआ हो। ये आपकी कि अच्छा अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अच्छा हो जाए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है पैरोडी होती उस गज़ल की है, आप तो जानते हैं, सामीन को बताना है
कि जो गज़ल बहुत मशहूर हो चुकी हो अमूमन, तो अब उस पे पैरोडी करना एक आसान काम तो नहीं होता, क्योंकि उसके करीब तक जाएगी वो पैरोडी, उसके करीब तक जाएगी तो अच्छी लगेगी, अदरवाइज तो अच्छी लगेगी। जी अहमद सईद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेगम को मज़ाहिया गज़लें सुनाती हैं, क्या वो आपको अलमिया गज़लें तो नहीं सुनाती? नहीं, उनकी तरफ से मुकम्मल जवाब होता है। जब शेर लिखते हैं तो सुनाते हैं उन्हें? बिल्कुल सुनाता हूँ, और ताज़ा चीज़ सुन लेती हैं। हाँ। उसके बाद दोबारा शायर का तो ये मामला होता है कि वो सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं ना, हमेशा से ही। तो लेकिन वो नहीं ये समझती, वो पकड़ लेती हैं कि ये तो पिछले साल वाला शेर है। तो मैंने कहा वो मेरा ही शेर है, मैंने तो ये चलाते रहना है, ये तो 2 साल बाद इसको 2 साल हो जाने हैं। बहुत अच्छी बात है ना, लकी है आप, उनको याद रहती है आपकी हर बात। अरे आओ घर च रोंदी ते नहीं ना चल सकती। नहीं तो कभी उन्होंने पूछा कि भाई ये हर वक्त बेगम और मेकअप और नहीं, असल में वो ये वो समझती हैं कि ये बेगम से मुराद वो मैं नहीं हूँ, वो भी नहीं है, और दूसरे अहमद सईद साहब की बेगम नहीं है। नहीं, वो भी हो सकती है, लेकिन उनको ये पता है कि मेरा काम कौन सा शेर है जो बेगम का। अच्छा, जैसे मैं सुना देता हूँ, कौन सा शेर वो मजा लेती हैं बल्कि वो खुद। नहीं, कौन सा शेर जो आपने बेगम पे कहा? अच्छा, वो तो फिर मैं वो तो संजीदा है मेरा, एक वो भी सुना देता। मज़ाहिया शेर बेगम पे कहा। जान तुम पर निसार नहीं, वो कौन सा शेर था वो भी। अच्छा, आपने बता दिया। आपने एक तो मैं सुना ही, सवाल पे बड़ा आदमी घबरा जाता है इस चीज में भाई। हम घबरा नहीं गए, हम तो काम पे गए हैं। अच्छा, मैं सुना ही देता हूँ, मतलब कुछ और है, उसके बाद वो बेगम की तरफ भी शेर आ जाएगा कि खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, वाह, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, अजी जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। तो वो इस पे पूछ लेती हैं कि तुमने मेरा सर कब दबाया, तो मैं कहता हूँ दबा लेते हैं हम अपने शेर को मंतकी अंजाम तक। पैरपुर फड़ लेने तो सर दबाने तो मसला ही कोई नहीं। चलिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब, मोहतरमा इकरा मलिक साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, और अहमद सईद साहब और मोहतरमा इकरा मलिक साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ इकरा? हाँ जी, है एक मुझे पछतावा अपनी ज़िंदगी में। वो पछतावा ये है कि हम हमेशा अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं कि ज़्यादा पैसे आएंगे तो अपने वालिदैन को ये दिलवाएंगे। तो मेरे वालिद हमेशा से शूज़ बहुत अच्छे पहनते थे, और महंगे शूज़ पहनते थे। आप जब थे की बात कर रही हैं तो आपके वालिद वो इंतकाल फरमा चुके हैं, उनके दर्जात बुलंद करें। 3रा साल है उन्हें। तो मैं देखती थी उनको बहुत ज़्यादा आमीन सुमामीन, वो शूज़ बहुत अच्छे पहनते थे। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं उनको शूज़ दिलवाऊं, लेकिन तब इतने पैसे नहीं होते थे, पॉकेट मनी भी उतनी ही मिलती थी कि वो शूज़ नहीं आ सकते थे उनके। फिर उसके बाद जब पैसे भी मिलना शुरू हुए तो मुझे लगता था और अच्छे दिलवाऊंगी, अभी वो वाले पैसे नहीं है कि पापा को कुछ दिलवा सकूं। तो फिर वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। अब मैं जब देखती हूँ उस तरह के शूज़ जब किसी ने पहने होते हैं तो मुझे देखते ही रोना आ जाता है। मुझे होता है कि शायद मैं उनको कभी वो शूज़ दिलवा देती, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे काम जो है वो हो रहे थे, मतलब कर रही थी, मेरे कपड़े भी बन रहे थे, मेरी चीज़ें भी आ रही थी, लेकिन वो शूज़ मैं उनको नहीं दिलवा सकी कभी भी। उतने महंगे भी नहीं थे, 4, 5, 6, 7 हज़ार के आ जाने थे, लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। तो वो एक पछतावा मेरी ज़िंदगी में अभी भी है कि शायद मैं उन्हीं पैसों में से जैसे मर्ज़ी करके कुछ ना कुछ उनको दिलवा देती जो उन्होंने पहना होता अपनी ज़िंदगी में, और मैं उसको अपने पास महफूज करके रखती कि ये मेरे वालिद साहब ने पहना था, तो ये उनके लिए मैंने संभाल के रखा है, उनका कुछ जो है संभाल के रखा है। तो ये ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत ऐसा पछतावा है जो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि आपके पास जब पैसे ज़्यादा आते हैं तो आपको लगता है ये तो मेरी एक्सेस में है ना ये चीज़। तो फिर वो बहुत सारे लोग, मैं देख नहीं सकती उनको फिर वो शूज़ पहने हुए, अपने इवन भाइयों को भी मैं देखती हूँ ना, कभी अच्छे शूज़ पहने होते हैं, तो कहती नहीं हूँ, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा आता है कि शायद ये मेरे वालिद साहब जो है ना अपनी हयाती में ये पहनते। तो ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे अंदर। हाँ, मगर देखिए ना, आपकी सेंसिटिविटी है, हसासियत है, बहुत सारी चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती हैं। मगर एक चीज़ इससे ज़रूर हम सबको सीखनी चाहिए कि जो भी अपने प्यारों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी रोक भी लें, और जो ज़रूरी भी हमें लगती हों
तो वो भी रोक के कर लेना चाहिए, वरना बाद में ये है कि आपको उसका रंज रहता है। और मुझे इस पे याद आ गया, एतबार साजी साहब हमारे बड़े नामवर एक शायर हैं, उनकी एक नज़्म है, उसका थीम ज़रा मुख्तलिफ है, मगर वो ऐसे ही उस मिलता जुलता इस हवाले से है कि वो नज़्म में ये कहते हैं कि मेरे वालिद के पास पैसे नहीं होते थे और मुझे जब वो जूते दिलाते थे तो उनके जूते फटे होते थे। एतबार साजी साहब की बड़ी खूबसूरत नज़्म है। और वो कहते हैं कि मैं अब जब जूते ख़रीदता हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं और अब मेरे अपने बच्चों के लिए ख़रीदता हूँ, तो मेरी आँखों में मेरे बाप का चेहरा मुस्कुराता हुआ आ जाता है। बहर अल्लाह ताला आपको सब्र और सुकून दे, और ये जो सेंसिटिविटी है आपकी अपने वालिद के लिए, ये भी उनको बहुत कहीं ना कहीं खुशी और सुकून देती होगी। क्योंकि असल चीज़ तो देखिए हसासियत होना है, सेंसिटिव होना है, किसी चीज़ के बारे में कंसर्न्ड होना है। बहुत सारी चीज़ों का अमल और उसका करना जो है वो शायद हमारे इख्तियार में होता ही नहीं है, तो लोग इतना सोचते भी कहाँ हैं। तो हुजूर, एनी रिग्रेट इन लाइफ। बड़ा अच्छा ये टॉपिक वालिद साहब के हवाले से छिड़ गया, तो मुझे भी उनकी यादों में से एक याद आ गई कि मैं जब भी मुशायरे से आता था तो वो मेरे साथ शेयर करते थे कि कैसा हुआ मुशायरा, और मैं खड़े खड़े उनको वो बताता था। तो मुझे ये होता है कि उनके जाने से 1.5-2 साल हो गए और इस दुनिया से गए, तो मुझे ये होता है कि मैं उनके पास बैठकर उनको सारी तफसील बताया करता, ज़्यादा देर बताता, क्योंकि वो सुनना चाहते थे। बताता तो मैं था, लेकिन मुख्तसर कि ये चीज़ें मैंने सुनाई, वो मेरे से ज़्यादा पूछना चाहते थे, डिटेल में सुनना चाहते थे। वो ये भी कहते थे कि कौन कौन सी गज़ल। हाँ, तो मैं कहता था भाई वही वो 2-3 वो, और ऐसे करके उनको बताता था, और ये वज़ीराई मिली और ये वो सारा उनसे करता था। लेकिन मैं हमेशा, मुझे रहा कि मैं बैठता, क्योंकि वो तो इन चीज़ों को बड़ा समझते थे। उनका मैंने जैसे पहले भी बताया कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो बस यही रहा कि मैं उनसे और ज़्यादा मज़ीद बातें करता, और इस तरह की जिस तरह की वो बातें चाहते थे वो और खुलकर बातें करता। ये आपने बड़ी अहम बात की। आप देखें, मैं अक्सर शेयर करता हूँ जब भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो, कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि वक्त निकाल कर अपनी माँ के पास बैठा करो बाकायदा। तो उसका यही मतलब है कि जो वो सुनना चाहें सुने, जो वो बात करना चाहें करें, और हम उनकी बात सुने, उनसे बात करें। तो अहमद सईद साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट? वैसे तो एक शादी का दिन भी है नहीं, वो वैसे तो है कि सबसे हैप्पीएस्ट का मतलब है हैप्पीएस्ट। अच्छा, मैं पुर्तगाल में था असी भाई, तो वहाँ एक मैंने स्कूटर खरीदा। तो पाकिस्तान से आपको कोई खुशी का लम्हा महसूस नहीं आया? पाकिस्तान से ही तो गया था, तो और नुमाइंदगी कर रहा था यहाँ के। पुर्तगाल में क्या खुशी मिली आपने फंसा दिया है, समझा दिया है। तुम खुद फंस गए हो, तुम कह रहे मैंने सिर्फ खुशी मिली है, पोर्तुगल से मिली है। नहीं, मुझे असल में मामला पुर्तगाल का नहीं है। अच्छा। उसमें ये था कि मुझे हमेशा वेस्पा जो है ना वो अट्रैक्ट करता था। एक दौर में कोई 85-90 में अब्बा जी बताते थे कि उनके पास भी वेस्पा होता था। वो वेस्पा कंपनी का ही, वो आपको भी पता होगा। स्कूटर था ना वो? जी, स्कूटर कहते हैं। तो वो स्कूटर मुझे भी वहाँ खरीदने का मौका मिला। अच्छा। सेकंड हैंड था। अच्छा। वो जैसे मैंने खरीदा, जिस तरह मैं गया, वो सारी इतना खूबसूरत यादें, बहुत खुशी दी आपको उसने मुझे। और फिर मैं उस स्कूटर पे बीचेस पे भी जाता रहा वहाँ के पुर्तगाल के। तो आपको स्कूटर खरीदने की खुशी हुई या बीचेस पे जाने की खुशी हुई? स्कूटर पे बीचेस पे जाने की, दोनों मिलकर। अहमद सईद साहब की ज़िंदगी का, इतना हंसाने वाले आदमी, इतना खुश रहने वाले आदमी की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे वालिद साहब का इस दुनिया से, वालिद साहब जब इस दुनिया से गए तो मैं ये समझता था कि मैं बहुत कम ज़िंदगी में रोया हूँ, लेकिन इस पर मुझे एहसास भी होता था, मैं चाहता था कि मैं रोऊँ। कभी कभी इंसान खुल के रोना चाहता है। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं आता था। लेकिन मेरे वालिद साहब के जाने पे मुझे वो फीलिंग भी हुई, वो रोना वो आया, जैसे वो आंसू, वो हमेशा याद रहते हैं। और वो आज भी कई दफ़ा ऐसे मौका मिल जाता है उनको याद करके रोने का। इकरा, सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी? सबसे गमगीन यही एक लम्हा है जब वालिद साहब दुनिया से गए थे मेरे। तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ा कोई गम जो है मुझे फील नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे हाथों में गए थे। अच्छा। बिल्कुल। तो वो ऐसा लम्हा था मेरे लिए, और मेरे से बात करते हुए वो इस दुनिया से गए थे। तो वो जो लम्हा है ना, उस टाइम तो मुझे लगा था कि शायद वक्त गुजर गया है, टाइम गुजर गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, साल में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो गम जो है ना वो इतना जैसे
जख्म हरा होता जाता है, हाँ, भर नहीं कतरा रहा। कतरा आपके अंदर गिरता हाँ, है। वो ऐसे हो रहा है जैसे आपको सब महसूस करवाते हैं कि आपकी ज़िंदगी से कुछ चला गया। हाँ। और वो जो है वो मुझे लगता है कि कभी कोई भर नहीं सकता उस लम्हे। क्या मुकालमा हुआ था आपका अपने वालिद से आखिरी? वो बहुत तकलीफ़ में थे उस टाइम और वो मुझे कह रहे थे कि कुछ करो, तो वो उनके माथे पे जो शिकन थी वो सब चीज़ें जो उसको तो सोचकर ही मुझे लगता है कि इससे कोई दर्द वाला सीन शायद कभी हो सके मेरे साथ। तो वो कुछ ऐसे लम्हात हैं जब बहुत भी खुश होती हूँ मैं, तो वो लम्हे जब मेरे सामने आते हैं तो क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ वालिदैन ही अपनी औलाद को दर्द में नहीं देख सकते हैं। नहीं, औलाद भी नहीं देख सकती। औलाद नहीं देख सकती है। ये अलग बात है कि उनका मोहब्बत का और ही एक लेवल होता है, लेकिन औलाद नहीं देख सकती है। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे, जिसे कहते हैं ऐसे जैसे दिल बाहर आ जाएगा। और ऐसे हम सुनते थे, पढ़ते थे या टीवी पे देखते थे कि ऐसे भी लम्हात आते हैं, तो मैं उससे रोज़ गुजरती हूँ एक तरह से। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा। लेकिन देखिए, आपने अपने वालिद की जो वक्त निज़ा है उसकी तकलीफ़ का जिक्र किया, तो मुसलमान का बहैसियत मुसलमान एक अक़ीदा हमारा ये है कि अल्लाह ताला अगर बहुत आसानी से किसी को ले जाए तो उसकी अपनी अहमियत है। और इसमें आपने देखा होगा कि बेशुमार लोग बहुत उम्दा शानदार लोग होते हैं, मगर बाज़ औक़ात तकलीफ़ से दुनिया से जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग बहुत बज़ाहिर हमें लगता है कि बड़े उनका हमारा ये ख्याल होता है उनके किरदार के बारे में, मगर वो आराम से चले जाते हैं। मगर ये तय है कि जब अल्लाह ताला किसी को भी बीमारी देता है और उस बीमारी के बाद अगर वो तकलीफ़ से जाता है तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ये है कि उसके दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह जो है वो झड़ते हैं। तो ये इसका एक बड़ा एक ऐसा पहलू है जो कहीं ना कहीं इंसान को एक थोड़ी सी ढारस मिल जाती है, इत्मीनान रहता है थोड़ा सा। ठीक है, वो थोड़ा सा किसी तकलीफ़ में गए हमारे प्यारे, मगर अल्लाह ताला ने उस तकलीफ़ की वजह से उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा की होंगी। तो बस यही आपको भी याद रखना चाहिए, और ये आप याद रखेंगी तो ये जो तकलीफ़ का मंज़र है ये आहिस्ता आहिस्ता आप के लिए उतना अज़ियत का बाइस नहीं रहेगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, आपके वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। ये फरमाइए कि सबसे तल्ख़ तरीन याद अहमद ज़िंदगी की। वसी भाई, मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में कुछ ज़्यादा हो गई हैं ये चीज़ें कि लोग एक दूसरे से वो जो जेलसी फैक्टर कह लें या एक दूसरे को काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो बजाय अपने काम करने से कि दूसरों की तरफ हो, तो ये कुछ ज़्यादा है। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक माशरे में एक अजीब किस्म का बगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, और जो शख्स ये कर रहा होता है वो खुद अच्छा खासा खूबसूरत इंसान होता है, उसकी खूबसूरती कम होनी शुरू हो जाती है। मैं समझता तो नाम न लीजिए, मगर कोई ऐसी बात, ऐसा जुमला जो आपको रह गया हो, गड़ गया हो, जिसे कहते हैं ना। मिसाल के तौर पर चलें, अब आपने कहा है तो शेयर कर ही देते हैं कि जब मतलब जो शुरू के आगाज़ के मेरे मुशायरे थे, तो वहाँ पे जब आप स्टेज पे ज़ाहिर बात है आप आते हैं, तो वहाँ पे एक रवैया जो बुलाने का है या वो स्टेज पे आपको बुलाने, तो वो मैं ये समझता हूँ कि चाहे कोई नया शायर है, जब आप देख रहे हैं कि वो शायरी कर रहा है, उसका तारुफ उस तरह करवाया जाए, ना कि वो इस तरह बुलाया जाए कि जैसे इसको बुलाया ही नहीं गया था। तो ये हालांकि आपने तो वो यही चीज़ें थोड़ी सी है, तो नए आदमी का तो भरपूर तारुफ ज़्यादा इसलिए कराना चाहिए कि अगर लोग नहीं जानते तो लोगों को बताना चाहिए कि अब जिसे आप सुनेंगे उसमें बड़ा पोटेंशियल है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा भी आपने ये सवाल कर लिया, तो अल्लाह का शुक्र है, अब उस तरह ज़रूरत भी नहीं है हमें कि वो, लेकिन जो नए आने वाले हैं, जो नए आके स्टेज पर बैठेंगे, अगर वो कोई अच्छा शेर कह रहे हैं, ख़ास तौर पे एक और भी बात है, उनको जो शेर कह रहा है और अगर आपने उनका सुना हुआ है फिर तो तारफ़ और भी हो सकता है, और अगर शेर नहीं भी सुना हुआ तो एक शायर का तारफ़ तो हो सकता है ना। तो तारुफ में भी या आपके मिलने के जो जेस्चर में भी है, अब हम आपसे जब मिले हैं, मैं आपको मुँह पर बैठे तारीफ नहीं, आगे भी कई दफ़ा कहा है, बात वो चल निकली है, तो कि आप जब भी मिले, ये बात 2016-17 में मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो पहली दूसरी मुलाकात 17-18 में कहीं आपसे हुई, तो आप उसी मोहब्बत से मिले, और हमने आपको देखा भी, और भी बहुत सारे सीनियर शोरा को देखा जिनमें हमने अमजद साहब को भी देखा, बहुत मोहब्बत, वो बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। मुझे याद है अमजद साहब के वाक़या के 2016 में वो फैसलाबाद में आए, उन्होंने मुझे नहीं सुना हुआ था, तो मैं स्टेज पर गया और मैंने एक शेर पढ़ा और मैंने कहा कि अमजद साहब आपकी नज़र है, मुझे वो शेर था कि राह उल्फत में हमने देखा है लोग थक कर भी मुस्कुराते हैं। वाह। तो अमजद साहब मुशायरा, अमजद साहब जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो अमजद साहब ने मुझे मेरे नाम से बुलाया, अब इतना बड़ा शायर,
तो ये अब तक मुझे वो याद आता है कि उन्होंने मेरा नाम याद रखा और मुझे नाम से बुलाया कि अहमद सईद इधर आओ भी शाबाश। तो ये उनका शाबाश देना, ये उनका बुलाना, वो इतने सीनियर शोरा, अदरवाइज देखे ना शायर हजरात तो थोड़ा सा नाम बने तो उसके बाद वो भूल जाते हैं किसी देखिए इस सवाल का मकसद भी ये होता है अहमद कि अगर आप बुरा करेंगे तो जिसने निकलना है वो तो निकल जाएगा, मगर कहीं ना कहीं उसको तकलीफ रहेगी और कोई आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे तो जैसे आज अमजद साहब का जिक्र हो रहा है, वो आपको 10 साल बाद भी याद रखेगा और दुआओं में भी अपनी याद रखेगा। तो खैर तकसीम करनी चाहिए, नए आने वालों के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए, उनके रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए। मोहतरमा, आपकी कोई तरीन याद? वो ये था कि जब मैंने बताया कि 2 साल मैं मीडिया से छोड़कर जब दोबारा से मैं इस फील्ड में आई, तो मैंने सोचा कि मैं ना सर पे दुपट्टा रख के इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे काम नहीं मिलेगा, और बहुत सारे लोगों की तरफ से रिजेक्शन भी मिली कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ग्लैमर चाहिए होता है, इंडस्ट्री ऐसी है या ऐसा कुछ है। तो हर जगह हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, तो वहाँ से जो तरह तरह के कमेंट्स जो है मुझे सुनने को मिले तो वो मुझे थोड़े से हर्ट करते थे। और फिर एक टाइम पर आकर मैंने ये चीज़ मान ली थी कि अब मैं शायद नहीं चल सकूंगी। मगर आपने कहा मैं उतारूंगी नहीं दुपट्टा। हाँ, तो मैंने कहा मैं नहीं चल सकूंगी। फिर मुझे समझ आया एक टाइम पर आकर, मुझे मेरे एक उस्ताद है, मुझे उन्होंने समझाया था कि रिस्क तो अल्लाह पाक ने देना है ना, वो जिसको चाहे जब मर्जी दे देगा। जो भी आपके ख्यालात होते हैं उस पर कायम रहे। जब इस बात पर कामिल यकीन हो जाएगा ना तुम्हारा, तब वो तुम्हें ना खुद नवाज देगा। तो जब मैंने दिल से इस चीज़ को मान लिया ना कि नहीं ठीक है, जब अल्लाह ने रिस्क देना है तो फिर कहीं से भी दे देना है, तो फिर जब इस चीज़ पर मेरा ईमान हो गया और इवन मैंने जब मुझे लग रहा था कि मीडिया में नहीं जगह बन पा रही है, मैं नहीं आ सकूंगी दोबारा से मेन स्ट्रीम पे, तो मैंने स्कूल पढ़ाना शुरू कर दिया था। एमफिल के बाद मेरा ख्याल है मैंने 5 क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया था कि शायद मेरा ध्यान जो है कहीं यहाँ पे लग जाए। फिर अल्लाह पाक ने दोबारा, जैसे मैंने बताया ना, किसी चीज़ पर कामिल यकीन हो जाए तो फिर अल्लाह पाक वहीं से नवाज देता है। और अब जो आप मॉर्निंग शो करती हैं वो आप ऐसी अपनी जैसे आप चाहती हैं वैसे हाँ जी बिल्कुल। तो फिर नियो और मलिक साहब को भी तो कोई क्रेडिट दीजिए ना। मैं उनको ही देना चाहती हूँ ऑब्वियसली, रसूलुल्लाह मलिक साहब के पास ही जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आई तो कंटेंट देखा जाएगा ना जी। बिल्कुल, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि कर लोगी, तो मैंने कहा सर ये एक मेरा पॉइंट है, तो उन्होंने कहा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर एक का अपना तरीका होता है, आप उसको करें। और मलिक साहब के लिए भी, चॉइस साहब के लिए भी आज़ादी जो है। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इतना अच्छा वक्त आपके साथ हमने गुजारा। अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और आखिर में आपकी जो दिल के करीब जो चीज़ हो उस पर हम प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहिए। एक नज़्म वसी भाई पंजाबी के हवाले से, यादा, उसमें कुछ संगीत मैं सीरियस तो नहीं करता प्राणु नहीं, असल में मेरे जेहन से निकल गया क्योंकि बातें यादों की हो रही थी ना। तो असल में नज़्म का उन्वान है खेड़ा, क्योंकि इसमें तंज़ो मज़ाक भी है, मज़ाक का भी। तो सुनिए फिर आप कि याद आंदा वा थोड़ा थोड़ा मैनू गिची पान पकौड़ा, याद आंदा वा थोड़ा थोड़ा मैनू गिची पान पकौड़ा, एक खेल सी बांदर किला कई खेल दे गोली पिला, पागला वांगो मारनी सीटी नाले खेलनी लुकन मीठी। बहुत अच्छे। पागला वांगो मारनी सीटी नाले खेलनी लुकन मीटी, शाम होनी ते होना नेर खेलना फेस लंगड़ा शेर। और याद है मैनू चोर सपाई टिंड करन वाला ओ नाई, याद है मैनू चोर सपाई टिंड करन वाला ओ नाई, खर्च हुंदा सी इको तेला वेख लेंदे सां सारा मेला। वाह वाह। खर्च हुंदा सां इको तेला वेख लेंदे सां सारा मेला, गिद्दे माइये टोले नहीं आ बर्फां वाले गोले नहीं आ, हर कोई वड्डे होटल जांदा नान नहीं आ छोले नहीं आ। वाह, नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाए अहमद ने भी और इकरा ने भी। तो आज शेर पे इख्तिताम करने के बजाय जो अशार हमारे दोस्तों ने सुनाए, इन्हीं के जायके के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।